अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ हमारे गैसेस एक्सचेंज की बुक के एमसीक्यू। चलें उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इन विच पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। देखो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में हर एक कुछ होता है कंडक्टिंग पाथवेज। कुछ कंडक्टिंग पाथवेज वो होते हैं जो सिर्फ एयर को लेके जाते हैं, और जो एक होता है फिर गैसेस एक्सचेंज वाला पार्ट, उसको हम रिस्पायरेटरी पाथवे भी कहते हैं। जो रिस्पायरेटरी पाथवे होता है वो एरिया होता है जहाँ पर गैसेस प्रॉपर्ली एक्सचेंज हो सकती हैं। वो आके रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल आते हैं, एल्वेलाई की डक्ट आती हैं और एल्वेलाई वगैरह आते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे एल्वेलाई का ऑप्शन है तो एल्वेलाई तो होता है, इसको टिक कर देते हैं। फेरिंग्स गैस एक्सचेंज नहीं कराता तो ये तो नहीं होगा। लैरिंग्स भी गैसेस को एक्सचेंज नहीं कराता, सिर्फ पाथवे प्रोवाइड करता है। ट्रैकिया भी सिर्फ पाथवे प्रोवाइड करता है, और फेरिंग्स भी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर इज़ ए एल्वेलाई। एल्वेलाई ही वो जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। अच्छा, इसका एक और तरीके से एमसीक्यू आ सकता है कि रिस्पायरेटरी सरफेस इंसान के अंदर कौन सी है, वो एल्वेलाई है। एल्वेलाई की कितनी मेम्ब्रेन है, 1 मेम्ब्रेन है, ठीक है। और बस ये बात आपने याद रखनी है। एल्वेलाई में सबसे ज़्यादा किसका प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का। तो ये वाले सारे एमसीक्यूज़ के पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं एल्वेलाई से रिलेटेड। लेकिन जो भी मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगा वो इसी तरीके से कराऊंगा ताकि आपके सारे पॉइंट्स में क्लियर कराता जाऊँ। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इनवॉलंटरी ब्रीथिंग। वो ब्रीथिंग जो इनवॉलंटरी होती है, एक होती है वॉलंटरी ब्रीथिंग। मैंने पहले भी कहा था जो वॉलंटरी ब्रीथिंग है वो आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम, ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे। तो सेरिब्रम जो होता है वो क्या करता है, जो आपका वॉलंटरी काम होता है ना उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जो इनवॉलंटरी ब्रीथिंग हो रही है, जो ऑटोमेटिकली हो रही है, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, हम सोचते थोड़ी हैं कि हमें सांस लेना नहीं लेना। वो जो इनवॉलंटरी ब्रीथिंग हो रही है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल क्या आपका ब्रोंक्यूल्स करता है। अरे ब्रोंक्यूल्स का काम तो सिर्फ हवा को लेके आना है और जाना है, कंट्रोल थोड़ी करना है। पल्मोनरी आर्टीरियोल, जो पल्मोनरी यानी कि आपके लंग की आर्टीरियोल्स, बिल्कुल नहीं। आर्टीरियोल्स कहाँ से ब्रीथिंग को कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगी, वो तो ब्लड सप्लाई करती हैं सिर्फ। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एल्वेओलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या एल्वेलाई और जो कैपिलरी है उसका जो पूरा नेटवर्क है वो ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, नहीं, वो गैसेस एक्सचेंज ज़रूर करवाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के जरिए होता है। अच्छा, न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन एक तरह के सेल्स होते हैं जो ब्रेन से केमिकल सिग्नल्स लेके आते हैं, सॉरी जो ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके आते हैं। न्यूरॉन सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के जो ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके आते हैं। और कह रहे हैं ये न्यूरॉन्स कंट्रोल करती हैं वो न्यूरॉन जो मेड्यूला के अंदर होती हैं और पोन्स के अंदर होती हैं। बिल्कुल ठीक आंसर है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। कि मेड्यूला और पोन्स के अंदर जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं वो काम ये कंट्रोल करती हैं। टाइनी एयर सैक जो ह्यूमन लंग के अंदर होते हैं, इंसान के लंग के अंदर जो छोटे से एयर सैक्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्या उनको एल्वेलाई कहते हैं, बिल्कुल एल्वेलाई कहते हैं। ब्रोंकस तो नहीं कहते, ब्रोंकस तो वो ट्यूब है जो ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस 2 होते हैं, ठीक है, ये फेडरल में लिखा हुआ है। और राइट ब्रोंकस जो है आपके 2 होते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस 1 होता है। फिर यहाँ से 3 आपके लोबार ब्रोंकस या सेकेंडरी ब्रोंकस निकलते हैं, और यहाँ से 2 सेकेंडरी ब्रोंकस निकलते हैं जो आपके लंग के लोब में जाते हैं। और लंग के लोब 3 राइट के लोब होते हैं और 2 लेफ़्ट के लोब होते हैं। खैर ये थोड़ा एक्स्ट्रा था बट मैंने बता दिया क्योंकि ये सारी बातें वो हैं जो आपसे एमसीक्यूज़ में ज़रूर पूछ सकते हैं, एमडी गेट में भी और आपके इंटर के एग्ज़ाम में भी। जो एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द लंग्स, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दौरान और लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। या रिस्पायरेशन तो बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें आपकी फूड की ऑक्सीडेशन वगैरह भी होती है। तो सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लंग की गैस एक्सचेंज को मैं रिस्पायरेशन नहीं कह सकता। हाँ, वेंटिलेशन लिखा होता मैं टिक कर देता, तो रिस्पायरेशन सिर्फ नहीं हो सकता। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यार एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वेंटिलेशन भी इसको कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में फूड ऑक्सीडाइज होता है और नन ऑफ द अबव तो उसका नहीं है। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन दिस इज़ व्हाट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। जो मैक्सिमम वॉल्यूम है ऑफ एयर विच इज़ कंटेन इन द लंग बाय फुल फोर्स इनहेलेशन, जब आप पूरी जान से सांस अंदर लेते हो, लंबी सांस लेते हो, तो जो मैक्सिमम एयर जो आपके लंग में भर जाती है वो कितनी है, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वो कितनी होती है, वो होती है 5 लीटर। तो अब लंबी सांस लो और पूरी लंबी सांस के बाद आपके लंग के अंदर जितनी एयर मौजूद होती है उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, जो 5 लीटर है या 5000 ml है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, वो 6 लीटर है। जो आपके पूरे लंग के अंदर एयर मौजूद होती है हम उसको टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, वो 6 लीटर होती है या 6000 ml। और पता होता है क्या, वाइटल कैपेसिटी में अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम डाल दो जो 1000 होती है तो वो लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी बन जाती है, ठीक है।
ये बात आप यहाँ रखनी है। वेंटिलेशन रेट तो नहीं है, वेंटिलेशन रेट तो वो है कि आप एक मिनट में कितनी सांसें ले रहे हो, वो तकरीबन 12 से 20 के बराबर होता है। टाइडल वॉल्यूम तो वो नॉर्मल ब्रीथिंग है, यानी आपको ने कोई मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं लेनी बल्कि नॉर्मली ब्रीथिंग करनी है। उसके नतीजे में जो आप एयर इनहेल या एक्सहेल करते हो होती है टाइडल वॉल्यूम, जो 450 या 500 ml होती है। ठीक है, ये सारे MCQs के पॉइंट हैं जो मैं साथ साथ बताता चाह रहा हूँ। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उसके बारे में क्या सही बात है। इसके अंदर वोकल कोड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये बात भी सही है। ये प्रिवेंट, ये पैथोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकता है, हाँ बिल्कुल रोल प्ले तो करता है। इट इज़ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से मिलकर बना है और कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ट्रैकिया के साथ। बिल्कुल आपका जो लैरिंग्स होता है वो बिल्कुल जो आपके कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ये बात भी ठीक है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो हम कहेंगे डी यानी ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं इनमें से कौन सा चीज़ जो है ट्रैकिया का फंक्शन है। ट्रैकिया जो होता है गैसेस को क्या एक्सचेंज कराता है, गैसेस को एक्सचेंज, यार गैस को प्रॉपर्ली एक्सचेंज तो नहीं कराता, बट हाँ गैस एक्सचेंज में रोल ज़रूर प्ले करता है कि वो हवा को एक पाथवे, कनेक्टिंग पाथवे देता है। चलिए अगले ऑप्शन देते हैं। फिल्टर द एयर वी ब्रीथ, बिल्कुल आपके ट्रैकिया के अंदर कुछ सीलिया वगैरह होते हैं जो एयर को ब्रीथ करते हैं, तो बी भी ठीक है। एक्सहेल द एयर फ्रॉम द बॉडी, क्या एयर को एक्सहेल करता है यानी कि हवा को बाहर निकालता है बॉडी से, क्या सिर्फ बाहर निकालता है, अंदर नहीं लाता, अंदर भी तो लाता है। तो यार अकॉर्डिंग टू मी जो ठीक आंसर है वो इसका बी है। ठीक है, बाकी सर जो भी लिखवाएं, कोई टीचर जो बताए आपको, आई डोंट केयर अबाउट देम, बट अकॉर्डिंग टू मी ये आपके जो ट्रैकिया है वो आपकी एयर को फ़िल्टर करता है, बिकॉज इसके अंदर सीलिया वगैरह मौजूद होते हैं जो म्यूकस वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं। गैसेस एक्सचेंज सिर्फ एल्वोलाई के अंदर होती है, एयर गैस को कंडक्ट करता तो मैं इसको टिक ज़रूर करता, तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, बी इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का मतलब है कि भाई हवा को साफ़ कौन करेगा, ठीक है, और इसको गर्म वगैरह कौन करेगा। तो लैरिंग्स क्या एयर कंडीशन करता है, क्या फेरिंग्स करता है, या नाक के चैम्बर्स करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। आई वुड गो विद ऑल ऑफ द अबव। लैरिंग्स के अंदर भी एयर साफ़ हो रही होती है, फेरिंग्स में भी हो रही होती है, और नेज़ल चैम्बर्स में भी। तो जो एयर कंडीशनर का ऑप्शन है, आई वुड गो विद ऑल ऑफ दीज आंसर। ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग। जो एयर है आपके लंग में दाखिल होती है उसके बारे में कौन सी बात ठीक है। एयर जो होती है इंटर द बॉडी एंड ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू माउथ एंड नोज़। एयर जो है वो बॉडी में दाखिल होती है और लंग्स के पास जाती है माउथ के ज़रिए और नोज़ के ज़रिए। ठीक है, ये बात भी, तो ए तो ठीक हो गई। दोबारा देखते हैं, एयर इनटू द, एयर जो है बॉडी में आती है और लंग्स के पास जाती है थ्रू एसोफेगस एंड गलेट। एसोफेगस और गलेट तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, बी तो हो ही नहीं सकता। सी, एयर इंटर इनटू द बॉडी एंड ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू विंड पाइप एंड पोर्स। विंड पाइप तक तो ठीक था, लेकिन ये पोर्स सुराख थोड़ी होते हैं आपकी बॉडी में, ये गलत है। एयर इंटर द बॉडी, अच्छा विंड पाइप ट्रैकिया को कहते हैं, ओके। एयर जो है बॉडी में दाखिल होती है और लंग्स के पास जाती है नोज़ और नर्वस सिस्टम के ज़रिए। नर्वस सिस्टम तो ब्रेन है, क्या ब्रेन के ज़रिए एयर जाएगी, तो ये भी गलत है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर कि एयर जो है बॉडी में एंटर होती है और लंग्स के पास जाती है आपके मुंह और नाक के ज़रिए से। ठीक है, मुंह के ज़रिए से भी आप एयर लेके जा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर और ये हमारे बुक के MCQs थे अकॉर्डिंग टू सिंथ। ठीक है, मैं MD-CAT के लिए इस चैप्टर के और MCQs भी अपलोड कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम द फेडरल बायोलॉजी। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप वो भी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।